हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो चलिए आज हम करते हैं इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको थ्योरी ऑफ सप्लाई आता है, तो थ्योरी ऑफ सप्लाई के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपके सामने जो थ्योरी ऑफ सप्लाई में मेन क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले आपको इसके जो नोट्स हैं इंपॉर्टेंट साथ में समझाने वाले वो मैं समझा भी दूंगा, मतलब साथ में ही। और अगर आपको वैसे चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको उस चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने इन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए कुछ काम करना है या प्रैक्टिस करनी है तो उसके रिगार्डिंग भी एक लिंक है जो आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक साइट का लिंक है, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले अब आपके सामने है कि थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्वेश्चन क्या कहते हैं। डैश मीन्स द पर्टिकुलर क्वांटिटी इन विच द सेलर्स आर एबल एंड विलिंग टू सेल द प्रोडक्ट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस। देखिए यहाँ पे अब बात आती है कि इसका आंसर स्टॉक आएगा, सप्लाई आएगा, क्वांटिटी सप्लाई आएगा या कुछ भी नहीं आएगा। तो ध्यान से समझिएगा किसका मीनिंग कहा गया है ऊपर। अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी एक सिंपल किसी डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर आप बेच रहे हो, एक सेलर डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर पर्टिकुलर क्वांटिटी को बेचना चाहता है, वो होता है सप्लाई। मैंने डिफरेंट प्राइजेस कहा यहाँ पे। और अगर वर्ड है पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर पर्टिकुलर क्वांटिटी को बेचा जाएगा तो वहाँ पे आएगा क्वांटिटी सप्लाई। तो दोनों में अंतर आपको बता दिया मैंने। और अब आपके सामने आंसर्स भी आपको पता लग गया होगा इसका क्या आने वाला है, क्वांटिटी सप्लाई। क्योंकि पर्टिकुलर क्वांटिटी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आपने क्या की है, सेल की है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द फर्म। ऐसे कौन सा फैक्टर है जो सप्लाई को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर आप ध्यान से समझिएगा। तो प्राइस तो आएगा ही। अब क्या चेंज इन टेक्नोलॉजी आ सकता है? जी बिल्कुल। सप्लाई अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो आप ज़्यादा करोगे, नहीं अच्छी तो आप कम करोगे। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं आप इसके भी ऊपर डिपेंड करते हो कि आपकी सप्लाई अफेक्ट होती ही है। तो ये सारे फैक्टर होने की वजह से आंसर इज डी। इसके जो आंसर्स हैं दोस्तों वो आपको मेरे इस पीडीएफ जो है, ये जो पीडीएफ अवेलेबल मैं जिससे करा रहा हूँ आपको, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और बिल्कुल नीचे ही आपको आंसर इसके दे दिए गए हैं, आप वहाँ से आसानी से एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स को समझ सकते हो। The table shows different prices of the goods and the quantities which are offered for sale is called। अगर एक टेबल को आप डिफरेंट गुड्स और क्वांटिटी सप्लाई के साथ शो कर रहे हो तो वो टेबल क्या कहेगा या वो टेबल क्या होता है, हम उसे क्या टर्म से जानते हैं। तो इट इज़, क्या वो सप्लाई कर्व है, क्या वो सप्लाई शेड्यूल होता है या क्या वो सप्लाई टेबल होता है। तो ध्यान से समझिएगा कि एक शेड्यूल को हम टेबल कहते हैं और एक कर्व को हम एक डायग्राम या फिर फिगर के वे में लेकर जाते हैं। तो अगर हमारे पास टेबल की बात आ गई तो क्वांटिटी सप्लाई और प्राइसेस को डोनेट करने वाला टेबल क्या होता है, सप्लाई स्केड्यूल भी कह सकते हो, शेड्यूल भी कह सकते हो, ये दोनों आप कहीं पे भी नाम ले सकते हो। आगे आता है देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द प्राइस। क्या रिलेशनशिप है सप्लाई और प्राइस का? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई में जब भी प्राइस बढ़ेंगे सप्लायर सप्लाई को बढ़ा देगा, और जब भी प्राइसेस कम होंगे सप्लायर सप्लाई को कम कर देगा, और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो इसे इफेक्ट नहीं करेंगे। ये होता है लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ कही, जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे सप्लाई बढ़ेगी, इसका मतलब देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो पॉजिटिव यहाँ पे आंसर है, जी बिल्कुल है। ठीक है जी, चलिए इसी के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसके लिंक्स भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में साथ में मिल जाएंगी। और नहीं तो आप मेरे लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हो, वहाँ पे आपको आसानी से अवेलेबल मिलेंगी वो वीडियोज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई में हम क्या एज्यूम नहीं करते हैं? तो क्या हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि देयर इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी? ज़रा इसमें ब्रेक लगाइएगा, आप आगे पहले पढ़िएगा। देयर इज़ अ चेंज इन प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट, देयर द गोल ऑफ द फर्म रिमेन सेम एंड देयर इज़ अ नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो क्या इसकी एजम्पशन नहीं मानी जाएगी? तो क्या सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज नहीं होना, मतलब देयर इज़ नो चेंज, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होगी? बिल्कुल हम ये एज्यूम करते हैं। क्या हमारा जो गोल है वो हम सेम रखते हैं? बिल्कुल हम सेम रखते हैं।
इसके अलावा क्या प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट चेंज होते हैं, अगर वो होंगे तभी सप्लाई चेंज होगी, तो ये भी हम एज्यूम करते हैं। तो बात आती है क्या यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज होती है? जी नहीं, टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं चेंज हो सकती। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो सप्लाई का वो एजम्पशन नहीं मानी जाएगी। सो देयर इज़ अ नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। सो इसका मतलब एजम्पशन यहाँ पे कौन सी नहीं है? देयर इज़ फर्स्ट एजम्पशन, मतलब फर्स्ट जो चीज़ कही गई है। द फैक्टर अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ द फर्म, हमने ऑड वन आउट उठाना है, यानी 3 चीज़ें फैक्टर अफेक्ट करेंगी और एक नहीं करेगा, तो वो क्या होगा? प्राइसेस ऑफ अ गुड, क्या ये सप्लाई को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या पॉपुलेशन? बिल्कुल जी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा सप्लाई भी तो करोगे आप, कोशिश करते हो, तो इसका मतलब सप्लाई बढ़ रही है। नंबर ऑफ फर्म्स, और लास्ट आता है डिप्रेशन। नंबर ऑफ फर्म्स और डिप्रेशन में ही एक आंसर छिपा हुआ है। तो आपको बता दिया जाए कि डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज है जहां पे आप सप्लाई को बढ़ा देते हो, वेदर आपके प्राइसेस कम क्यों ना हो। यानी अगर वहां पे प्राइसेस कम भी होंगे तो सप्लाई को बढ़ाया जाएगा ड्यू टू द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। तो इसलिए ये एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई की, ना कि उसके मतलब फैक्टर अफेक्टिंग है। तो डिप्रेशन इसका आंसर आएगा। बाकी पहले 3 जो हैं वो इसके मेन फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट करते हैं। अगर हम अदर फैक्टर्स ऑफ द कांस्टेंट रख दें और अगर प्राइजेस में बढ़ावा आया है तो उसकी वजह से सप्लाई भी बढ़ गई, तो ये क्या कहलाता है? तो मैंने आपको डिमांड अगर करवाया था तो वहाँ पे बता दिया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द मतलब इकोनॉमी। आप कह सकते हो एक डिमांड में 2 टाइप्स से चेंजेस होती हैं, सप्लाई में भी 2 टाइप्स की चेंजेस होती हैं, एक है मूवमेंट और एक है शिफ्टिंग। और अगर हम बात करेंगे मूवमेंट, वो होती है प्राइसेस के रिगार्डिंग, और एक है सप्लाई जो होती है अदर फैक्टर्स के चेंज होने से, वहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे प्राइजेस चेंज हुए हैं, इसका मतलब ये हुई है मूवमेंट। और मूवमेंट 2 तरीके की होती है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। यानी इसका आंसर इंक्रीज और डिक्रीज आने ही नहीं वाला। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन में हम कैसे पता लगाएंगे? एक्सटेंशन मतलब प्राइजेस का बढ़ना और सप्लाईजेस का बढ़ना, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइजेस के कम होने से सप्लाई का कम होना। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें बड़ी हैं, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? बी, दैट इज एक्सटेंशन इन सप्लाई। ओके, चलिए अब ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, या कौन सी ऐसी लाइन नीचे जो दी गई है वो ऊपर वाले डायग्राम्स को शो कर रही है? पहला कहता है कि देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइजेस दैट कॉज इंक्रीज इन सप्लाई। क्या अकेला प्राइजेस इंक्रीज हुआ है वहाँ पे ऊपर? जी नहीं, डिक्रीज भी दिख रहा है आपको, तो ये तो नहीं आएगा। क्या इंक्रीज डिक्रीज दोनों हुए हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस? क्या इंक्रीज डिक्रीज दोनों हुए हैं ड्यू टू अदर फैक्टर? या फिर क्या इंक्रीज डिक्रीज हुआ है सप्लाई कर्व में? तो इंक्रीज डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन प्राइजेस और अदर फैक्टर वाला ही इसमें आंसर आने वाला है। अब क्या अदर फैक्टर है इसमें? अगर देखिए प्राइस कांस्टेंट होता तो ज़रूर अदर फैक्टर वाला आंसर आता, लेकिन यहाँ पे प्राइजेस के कम होने या ज़्यादा बढ़ने से आपकी सप्लाई कम ज़्यादा हुई है, इसका मतलब आंसर इज बी, ड्यू टू द चेंज इन प्राइस। चलिए, द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल चेंज ना होना। तो इन इलास्टिक का एक मतलब क्या होता है कि व्हेन द सप्लाई चेंजेस विद चेंज इन प्राइस। मैंने अभी बता दिया इन इलास्टिक मतलब नो चेंज। तो क्या ये आ गया आंसर? नहीं। व्हेन द इंक्रीज इन प्राइसेस कॉज इनफाइनाइट चेंज इन द सप्लाई ऑफ अ गुड। क्या एक छोटा सा इंक्रीज होने से इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा? या फिर व्हेन द सप्लाई रिमेन्स सेम ड्यू टू द सस्टेनेबल चेंज इन प्राइसेस, और या फिर व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ द गुड। देखिए अब बात क्या आती है कि इन इलास्टिक कब होगी? तो इलास्टिक तब होगी जब एक छोटा सा चेंज आने से भी आपकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। यानी अगर आपके प्राइसेस में एक छोटा सा भी चेंज आया तो आपकी सप्लाई इनफाइनाइट हो जाएगी, वो होता है इलास्टिक। तो आंसर बी भी नहीं आने वाला। और जब इक्वल चेंज दोनों प्राइजेज और सप्लाई में आ जाए वो होती है यूनिटरी इलास्टिक। तो कहीं ना कहीं इसमें आंसर कौन सा आने वाला है? दैट इज सी, सस्टेनेबल चेंज। ठीक है जी, हाँ जी। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास? अगला आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी इज शोइंग बिलो। ऐसी कौन सी डिग्री नीचे प्राइस इलास्टिसिटी की शो की गई है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की ऐसी कौन सी डिग्री नीचे शो की गई है? देयर आर 5 डिग्रीज। तो उनमें से कौन सी शो की गई है? आपके सामने बहुत सारे हिंट दिए हुए हैं कि अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 है, इसका मतलब वो है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन 1 होगा साइन,
मतलब अगर 1 से ज़्यादा होगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो ग्रेटर देन है। और अगर हम बात करेंगे वहाँ पे यूनिटरी यानी उसमें इक्वल चेंज आएगा। तो अब यहाँ पे क्या शो किया गया है, ध्यान से देखिएगा कि ES यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो मतलब साइन है वो 1 की तरफ है, इसका मतलब 1 से वो कम है। तो कम होने का मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा यहाँ पे, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। वैसे बहुत सारे ऊपर और भी नीचे आपको डिफरेंस देके पता चल जाएगा। When supply for the good is perfectly elastic, इसका मतलब क्या होगा, मैंने अभी ऊपर ही बता दिया कि अगर छोटा सा भी चेंज आएगा तो 1 तो नहीं होने वाला। यानी अगर इलास्टिक है इसका मतलब आपका प्राइस अभी कांस्टेंट है, और अगर एक छोटा सा भी डिक्रीज आया तो सप्लाई विल बी गोज टू ज़ीरो, और अगर इंक्रीज हुआ छोटा सा भी प्राइसेस में और आपकी सप्लाई क्या चली जाएगी, इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी। इसका मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है, दैट इज बी। फिर आता है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज 0.8। अगर उस आपका प्राइस बढ़ गया 50% तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है आपके प्राइजेस में। तो इसका सोल्यूशन आपको मेरे आंसर्स बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे आपको आंसर बॉक्स दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे करना कैसे है जी, आपको फॉर्मूला पता है, चेंज परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे दिया गया है, इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो इलास्टिसिटी दे दी है 0.8 इज इक्वल टू, अब आपके प्राइजेस नीचे आते हैं, सप्लाई ऊपर आती है, तो सप्लाई वाली चीज़ आपको निकालनी है डिवाइडेड बाय 50%। 50% को ले जाओगे मल्टीप्लाई के साथ, 0.8 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, कैलकुलेशन करने के बाद दैट इज़ 40%। आप इसे फॉर्मूले में फिल करिएगा, फॉर्मूला आपको क्या आने वाला है वो मेरे आंसर बॉक्स में आपको मिल जाएगा नीचे, मैं एक बार आपको लास्ट में दिखा दूंगा। फिर आता है व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इफ द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई क्वांटिटी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको सिंपली क्वेश्चन दे दिया कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालिए और आपको चेंज इन इलास्टिसिटी दे दिया है, मतलब चेंज इन सप्लाई दे दिया है कितना है, प्राइसेस दिया ही नहीं है, तो वहाँ पे कुछ जने क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे ज़ीरो। जी नहीं, अगर कुछ नहीं दिया इसका मतलब वहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, वो अदर फैक्टर्स के साथ हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, हम उसे निल लेंगे, हम उसे क्या है दैट इज़ ज़ीरो नहीं लेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर 0.5 आने वाला है कैलकुलेशन करने के बाद, यानी 50% को क्या कहेंगे हम, अदर, दैट इज़ 0.5। इसका ज़ीरो नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आता है व्हाट डज द टेबल बिलो शोज। इसमें जो टेबल दिया गया है नीचे वो क्या शो कर रहा है, देखिए प्राइजेस कांस्टेंट है और सप्लाई कम हो गई, तो कम का मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं तो एक्सटेंशन तो आने ही नहीं वाला। एक्सटेंशन क्या होता है, एक तो प्राइजेस के हिलजुल के साथ और दूसरा इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज तो हुआ ही नहीं है, तो पहले दो में से आएगा, और दूसरा और पहले में फ़र्क क्या है, कंट्रैक्शन का मतलब होता है अगर वो प्राइजेस के गिरने से गिरी है सप्लाई, और डिक्रीज मतलब प्राइजेस नहीं हिले हैं, कांस्टेंट रहे हैं और सप्लाई कम हो गई है। और मैंने आंसर बोल भी दिया, यानी डिक्रीज मतलब प्राइसेस हिले नहीं है, यानी 3 रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, शिफ्ट हुआ है, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बाय टेबल आपने निकालना है नीचे, आपको यहाँ पे रेवेन्यू और प्राइस दे दिया है। अब आप सप्लाई सबसे पहले निकालोगे क्योंकि आपके फॉर्मूले के अनुसार आपको सप्लाई चाहिए, तो सप्लाई कैसे निकलेगी, अगर आपने सबसे पहले क्यू निकालना है तो ऐट द 20 प्राइस आपका क्यू क्या होगा, तो आपके पास फॉर्मूला सबसे पहले बनने वाला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। सप्लाई निकालने के लिए आपके पास रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस एक फॉर्मूला है, वहाँ से आपकी सप्लाई निकल आएगी और उससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपको ये आंसर्स देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये सारे आंसर्स आपके पास आ जाएंगे, और इसमें मैंने अभी आपको जो बताया उसका आंसर ये रहा। 15 क्वेश्चन है ये आपके सामने है, जो मैंने अभी कहा कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्राइस करके आपके पास आंसर आ जाएगा, और इलास्टिसिटी आपका आंसर क्या बनता है, दैट इज 0। तो यहाँ पे आप वापस आइएगा, वापस आने के बाद आपके पास 0 ऑप्शन क्या है, दैट इज है फर्स्ट आंसर आएगा आपका। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे जो टेबल नीचे शो कर रहा है, यानी जो डायग्राम है उसमें प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी की। मैंने पहले ही ये बता दिया हुआ कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी भी प्रोग्रेस हुई है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब सिंपल सा ही है कि आपकी अगर
कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हुई है, तो प्रोग्रेस का मतलब आपकी इंक्रीज हुई है सप्लाई। तो इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सिंपल, नीचे दे दिया गया कि प्राइसेस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आंसर क्या आने वाला है, इंक्रीज इन मतलब इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है जी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब किस केस में ऐसा होगा कि जब आपकी जो सप्लाई है वो क्या है, दैट इज आप कह सकते हो कि वो उल्टा चलेगी, मतलब आपकी सप्लाई हमेशा बढ़ती है, किस केस में ऐसा होगा कि वो कम हो जाएगी। तो ऐसे केस कौन से हो सकते हैं, दैट इज़ माइग्रेशन ऑफ द सेलर, मतलब जब आपके सेलर्स माइग्रेट हो गए, या फिर आपकी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो एक फैक्टर था जो आपने पहले पढ़ लिया। गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट पॉलिसी का कम बढ़ने से या आ जाने से क्या होता है, सप्लाई कम ज़्यादा हो जाती है, और टेक्नोलॉजी भी ऐसा ही करती है। तो एक ही फैक्टर रह गया, दैट इज़ माइग्रेशन। जब आप माइग्रेट हो जाओगे तो वहाँ पे आप अपने प्राइसेस के अनुसार अपनी सप्लाई नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, दैट इज़ आंसर आ जाएगा। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट है तो प्राइजेस बढ़ने से सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बहुत इजी आंसर्स है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.2, अगर आपकी सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी की सप्लाई कितनी है, 1.2 है, इसका मतलब क्या होगा, अब 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा वाला केस इलास्टिसिटी का क्या होता है, ग्रेटर या लेसर, ग्रेटर। तो 1 से ज़्यादा होना इलास्टिसिटी का मतलब है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। बहुत इजी है, मीनिंग पता होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं तो अगर प्राइजेस टी के बढ़ गए हैं तो सप्लाई कैसे इफेक्ट करेगी कॉफ़ी की, तो ऑटोमेटिकली जिसके प्राइजेस बढ़े हैं उसकी ही सप्लाई बढ़ेगी, यानी अगर टी के प्राइजेस बढ़े हैं तो टी की ही सप्लाई बढ़ेगी। ऑटोमेटिकली जो कॉफ़ी वाले थे सप्लायर, वो भी शिफ्ट होके कहाँ चले जाएंगे, टी के पास चले जाएंगे। तो इसका मतलब कॉफ़ी की सप्लाई क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीज। ठीक है जी। सो ये था आपके सामने दोस्तों, जो आंसर्स के साथ आपको मैंने एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई के, वो आपको मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करा दिए आज। तो वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे ख्याल से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।